हेलो कैंडिडेट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोग एक श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, वो श्रृंखला है करंट अफेयर की श्रृंखला। और करंट अफेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको यहाँ पर कवर किया जा रहा है। तो हम लोगों ने अभी मोदी जी की साइप्रस यात्रा के बारे में अध्ययन किया था। मोदी जी साइप्रस गए, वहां पर हम लोगों ने बायलैटरल एग्रीमेंट्स किए और साइप्रस काफी दिनों के बाद कोई प्रधानमंत्री भारत से गया। उसके बाद मोदी जी G7 की मीटिंग अटेंड करने के लिए कनाडा भी गए। तो आज का जो करंट अफेयर का सेगमेंट है वो मोदी जी की यानी कि भारत के प्रधानमंत्री की G7 में मीटिंग अटेंड करने से लेकर के चर्चा है। और इस बार का G7 का मीटिंग कैसा रहा, क्या इंपॉर्टेंट रहा, कहां पर रही है और G7 क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो इस बार जो G7 की मीटिंग रही है वो कनाडा में रही है। कहां पर? कनाडा में। और कनाडा में हम लोगों ने कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष से यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष से भी मुलाकात की। वहां पर भी हम लोगों ने कुछ अपने एग्रीमेंट्स किए और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है कि बीच में भी भारत और कनाडा के संबंध अच्छे ना होने के कारण भारत और कनाडा ने अपने अपने हाई कमिश्नर्स को बुला लिया था और कमिश्नरेट हम लोगों की बंद कर दी गई थी। वहां से कमिश्नर्स को बंद कर दिया गया। तो अभी क्या हुआ है, फिर से एक बार G7 मीटिंग के तहत ही इंडिया और कनाडा फिर से अपने हाई कमिश्नर्स को अपने अपने देशों में बिठाने के लिए या एग्री कर दिए हैं, फिर से शुरू कर दिया है। अपना जो वहां पर दूतावास होता है उसको फिर से शुरू कर दिया है। तो ये तो एक करंट अफेयर था और जो G7 के साथ जुड़ा हुआ था। अब हम लोग चलते हैं G7 की मीटिंग के बारे में। तो इस बार की जो G7 की मीटिंग रही वो कुछ खास रही। खास कैसे रही? कुछ खास पहलू रहे जिन पहलुओं को कई अलग अलग क्षेत्रों से जोड़ा गया। वो क्षेत्र जो रहे वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम बात कर सकते हैं टेररिज्म के बारे में, हम बात कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, हम बात कर सकते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में। ये सारे के सारे पहलू रहे। तो चलिए कुछ खास बिंदु जो प्रीलिम्स के लिए पहले इंपॉर्टेंट है उन पर बात करेंगे। मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहली बात, इस बार जो G7 की मीटिंग रही है वो कनाडा के एक खास शहर जो बहुत ही खूबसूरत शहर है उसका नाम है कनानास्किस। कनानास्किस एक शहर है जो अल्बर्टा नामक एक राज्य में है। ये राज्य कहां पर है? ये कनाडा में है। और अल्बर्टा राज्य जो है ये यहाँ का 4th लार्जेस्ट स्टेट है, यानी एरिया के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बहुत बड़ा स्टेट है। यहाँ पर एक शहर है, वहीं पर मीटिंग हुई जिस शहर का नाम है कनानास्किस नामक एक शहर, जो कि अपने आप में खूबसूरती के लिए जाना जाता है, नेचुरल वेजिटेशंस के लिए जाना जाता है और यहाँ के मौसम के लिए जाना जाता है। टूरिज्म के लिए भी यहाँ पर काफी लोग टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं, टूरिज्म के लिए भी ये जाना जाता है। तो ये तो खैर हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए है कि पहली बात हुई कहाँ पे। ये G7 का 91वां समिट था। कौन सा समिट था? 91वां समिट था। यानी कि 50 समिट्स कंप्लीट हो करके ये 91वां समिट अभी कंप्लीट हुआ है, जिसमें वैश्विक स्तर के बड़े बड़े नेताओं ने भाग लिया। जिसमें से सबसे पहले G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उन लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। भारत ने भी इस पर पार्टिसिपेट किया, लेकिन भारत का वहां पर क्या रोल था इस पर भी बात करेंगे। तो इस सम्मेलन में 7 शक्तिशाली देश जो G7 के मेंबर हैं, फ्रांस, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा और अभी तो यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल हो गया है। तो इन लोगों ने भाग लिया। भारत जो था, भारत को आमंत्रित किया गया था, लेकिन एक आउटरीच कंट्री के रूप में। आउटरीच कंट्री का मतलब होता है, आप अगर इसका वर्ड देखेंगे तो यहीं से समझ में आ जाएगा, जो रीच से परे हो। यानी कि ये मेंबर तो नहीं है, लेकिन एक केवल एक इंपॉर्टेंट कंट्री के रूप में, एक महत्वपूर्ण कंट्री के रूप में, एक मेहमान के रूप में वहां पर बुलाया गया। तो भारत के प्रधानमंत्री जी यहां पर मीटिंग अटेंड करने गए। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भैया हम लोगों ने या फिर भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो G7 की मीटिंग अटेंड की वो किस हैसियत से अटेंड की?
भारत ने आउटरीच कंट्री के रूप में वहां पर मीटिंग अटेंड की थी, क्योंकि भारत वहां का सदस्य यानी G7 कंट्री का सदस्य नहीं है। अब इस पर बात कर लेते हैं। यहां पर मुख्य रूप से इस सम्मेलन में पर्यावरण इन्वायरमेंट के बारे में बात की गई, टेररिज्म के बारे में बात की गई और टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई। धीमे धीमे टेक्नोलॉजी किस तरह से बढ़ रही है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छी है नहीं है, और प्रवासियों के बारे में, ढेर सारे प्रवासी सहित ढेर सारे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों में प्रवासियों के अलग अलग मुद्दे हैं, उन पर भी बात की गई। तो ये तो बेसिक था, पहले इंट्रो था। तो पहला करंट अफेयर कहां पर हुई, कौन सा राज्य था, कौन सा देश था, 51वीं थी कि 50वीं थी, G7 में कितने सदस्य हैं वो आपको पता होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन भी शामिल हो गया है। इसके साथ साथ भारत ने यहां पर जो सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया किस बेसिस पर किया, क्या मेंबरशिप के रूप में किया या फिर और कुछ, तो एक आउटरीच मेंबरशिप के रूप में यहां पर पार्टिसिपेट किया। चलिए नेक्स्ट, G7 एक्चुअल में है क्या, G7 सम्मेलन एक्चुअल में होता क्या है। तो G7 सम्मेलन यानी कि किसी एक देश का नहीं है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो गया। क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन या अंतरराष्ट्रीय मंच हो गया, जिसकी वार्षिकी हर वर्ष क्या किया जाता है, एक मीटिंग रखी जाती है। एक मीटिंग रखी जाती है हर वर्ष, जिसमें मुख्य रूप से विश्व के लगभग 7 सबसे विकसित देश इसमें शामिल होते हैं। यहां पर वर्ड क्या आ रहा है, विकसित आ रहा है, ना कि सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था वाला। तो अगर अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो चाइना भी आएगा और भारत भी आ जाएगा G7 के अंतर्गत, यानी कि सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में। लेकिन यहां पर अर्थव्यवस्था की बात नहीं की गई, यहां पर किसकी बात की गई, विकास की बात की गई। तो जो विकसित देश है उनको शामिल किया गया है, ना कि विकासशील देशों को भी शामिल किया गया है। तो विकसित देशों में 7 जो मुख्य विकसित देश हैं वो आकर के वैश्विक समस्याओं पर क्या करते हैं, विचार और विमर्श करते हैं। समझ में आ गया, विचार और विमर्श के बारे में बात करते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उन पर डिस्कशन करते हैं, उन पर कंक्लूजन निकालते हैं, किस तरह से उसको सॉल्व किया जाएगा, इन सारी चीजों पर बातचीत होती है। इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और सुरक्षा जैसे मुख्य मुद्दे होते हैं। तो जो 51वीं मीटिंग थी उसके मुद्दे अलग थे, लेकिन ओवरऑल जो इसके मुद्दे होते हैं वो मुख्य रूप से क्या है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी है, एनवायरमेंट और सिक्योरिटी संबंधित मुद्दे हैं। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी 1970 के दशक में हुई थी, और जो मुख्य रूप से उस दौरान ऊर्जा की संकटें थी, यानी एनर्जी सिक्योरिटी थी, उसको लेकर के विकसित देशों ने एक ग्रुप बनाया था, जिसमें अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाना है, ऊर्जा के सोर्सेस को, रिन्यूएबल सोर्सेस यानी ऊर्जा के सोर्सेस को किस तरह से हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, इन सभी चीजों को लेकर के, इन मुद्दों को लेकर के एक टीम बनाई गई थी। उसी को हम लोगों ने बाद में क्या बोल दिया, G7 नाम दे दिया। ठीक है, चलिए अगर सदस्यता की बात करते हैं तो सदस्य फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा और यूरोपीय संघ है। ये तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। 2025 में इस बार किसने मेजबानी की, तो कनाडा ने मेजबानी की, ये भी आपको पता है। भारत किस रूप से आया है, भारत जो आया है वो सदस्य के रूप से नहीं आया है, एक आउटरीच सदस्य के रूप में यहां पर पार्टिसिपेट किया है। अब हम लोग बात करते हैं G7 सम्मेलन के प्रमुख परिणाम, किन किन चीजों पर मुख्यतः बात हुई और किन पर कंक्लूजन निकला कि हाँ इस पर अभी कार्य करना है, या फिर कैसे कार्य कर सकते हैं, या फिर इस पर कैसे कार्य करना चाहिए। तो पहला जो था वो क्या है, अब देखो यहां पर एक चार्टर तैयार किया गया। चार्टर मैंने आपको पहले बताया है, चार्टर क्या होता है। चार्टर आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, चार्टर एक्ट भी पढ़े होंगे। चार्टर जो होता है वो एक लाइसेंस होता है, या फिर एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। कई देशों के बीच में, कई ग्रुप्स के बीच में, कई लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उसको हम चार्टर बोलते हैं। तो पहला जो चार्टर था वो जंगल की आग से संबंध था। क्या था, जंगल की आग से संबंध था, जो बोला गया कार्नासिस जंगल की आग का चार्टर। अब इसका मतलब क्या है, ये मुख्य रूप से जंगल में लगने वाली आग से किस तरह से निपटा जा सकता है। देखो एक चीज आप ध्यान से समझो, जंगल की आग, वैसे तो लोगों को लगता है कि जंगल में लगी है कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट है, ये ह्यूमन सोसाइटी है, वहां पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए, उस आग से जो नकारात्मक प्रभाव होता है वो इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से समाज में भी, पर्यावरण में भी, मानव में, जीव जंतुओं में, प्रकृति में, सभी जगह जाता है। तो इसको अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हैं तो कई चीजों को क्या करेंगे, आपस में अपने आप बचा ले जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन था। इसके बारे में बात कहां से शुरू हुई, बात इसके बारे में शुरू हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP26 में। क्लाइमेट चेंज की जो पार्टी होती है या क्लाइमेट चेंज की जो मीटिंग होती है
उसमें एक बात की गई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2026 में बात की गई, वो कहां थी, ग्लासो में थी। द ग्लासो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन द फॉरेस्ट एंड लैंड यूज 2020 COP 26 में बात की गई थी कि हम लोग अगले 2030 तक, कब तक, 2030 तक, अगले 8 से 10 सालों के बीच में किस तरह से पूरे विश्व में जंगलों में लगने वाली आग को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करने के साथ साथ वहां के जीव जंतुओं को कैसे बचा सकते हैं, आग लगने के पीछे के कारणों को आसानी से कैसे जान सकते हैं, अगर आग लगी है तो उस आग से कम हानि हो उसको कैसे कर सकते हैं, या फिर उसको भी कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों पर बातचीत की गई। इस पर अब अगर महत्व देखते हैं तो अगर जंगल में आग लगती है और उससे क्या होता है, पर्यावरण को क्या होता है, ढेर सारा नुकसान होता है, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। पर्यावरण को अगर नुकसान होगा तो जैव विविधता को भी नुकसान होता है, अगर जैव विविधता को नुकसान होगा तो कई प्रकार के और भी नुकसान देखने को मिलेंगे। तो इससे अच्छा हमको क्या करना है, जंगल में लगी आग और जंगल की जमीन दोनों को हमको प्रोटेक्ट करना है। अगर वो प्रोटेक्ट हो गए तो हमारा इकोसिस्टम हमेशा मेंटेन रहेगा। इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा तो क्लाइमेट चेंज से हमको फाइट करने में ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। अगर भारत की भूमिका देखें तो भारत ने इस चार्टर को क्या किया है, इस चार्टर का समर्थन किया है कि हाँ ये बात सही है, हम लोग एक ऐसा प्लान बनाए जिसके माध्यम से जंगलों की आग को कंट्रोल किया जाए, चाहे वो कैलिफोर्निया की जंगल की आग हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग हो, या फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भी ढेर सारे ऐसे देश हैं जहां पर जंगलों में आग लग जाती है, मेडिटेरियन सी के पास भी कुछ देश हैं जहां पर जंगलों में आग लगती है। तो इनको क्या किया जाए, किसी भी तरह से कंट्रोल किया जाए। दूसरा अगर हम बात करते हैं इसमें परिणाम की, तो खनिज कार्यों की योजना बनाई गई। तो G7 में क्या कहा गया कि भैया विश्व जो भविष्य जो है, विश्व का भविष्य वो रेयर अर्थ मटेरियल्स पर निर्भर है। किस पर है, रेयर अर्थ मटेरियल्स पर निर्भर है या रेयर अर्थ मिनरल्स पर निर्भर है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स होते कौन से हैं, ऐसे मिनरल्स जो अर्थ में कहीं कुछ खास जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं भारत में तिब्बतियन प्लाटू पर पाए जाते हैं, इंडियन ओशियन में पाए जाते हैं, और भी कई जगह पर पाए जाते हैं कुछ खास किस्म के तत्व जो अर्धचालक भी हो सकते हैं या फिर कुछ सुचालक भी हो सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स या मिनरल्स को हम क्या करेंगे, हम प्रयोग में लाएंगे, और इस तरह से प्रयोग में लाएं कि वो सभी के लिए उपलब्ध हो, यानी कि किसी एक देश के लिए उपलब्ध ना हो ताकि वही केवल फायदेमंद रह जाए, वो सभी के लिए उपलब्ध हो। वास्तव में भारत और चाइना की जो लड़ाई है इंडो तिब्बतियन पार्ट पर, वो सिर्फ और सिर्फ रेयर अर्थ मटेरियल की, ये मिनरल की वजह से है, क्योंकि चाइना उस पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है और भारत उस पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। वैसे सबसे ज्यादा जो ये मटेरियल्स, ये मिनरल्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज पर, सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं वहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। तभी भविष्य में सभी लोग उन पर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपना दावेदारी ठोकने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इस पर बात क्या हुई, यह योजना महत्वपूर्ण खनिज जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मटेरियल की आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए की गई है, जो भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहन, स्मार्टफोन या फिर नवीकरणीय ऊर्जा की प्रणालियों के लिए क्या है, जरूरी है। तो रेयर अर्थ मटेरियल जो होते हैं उनमें से ढेर सारी ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, खासतौर पर सबसे अच्छे या उच्च किस्म के आइटम्स के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि चिप्स बनाने के लिए, सोलार पैनल्स के लिए जरूरी होता है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन में बैटरी के लिए जरूरत होता है। तो ऐसे तत्व जहां पर ये इन सब चीजों में काम में आए उनको हम क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल्स बोलते हैं। या फिर हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ETC। तो इन पर क्या किया गया, इन पर कहा गया कि ऐसे चीजों को हम सदुपयोग करें और सभी को एक साथ उपयोग में पार्टिसिपेट कराएं, इनकी आपूर्ति बनाए रखें और उनको सुरक्षित करें। तथा 2023 में क्या हुआ था, इसी से लेकर के जापान ने एक क्या दिया था, अपना एक चार्टर दिया था जिसमें कहा था कि रेयर अर्थ मटेरियल को किस तरह से यूज करना चाहिए, जिसमें 5 सूत्री योजनाएं थी, उनको भी यहां पर क्या किया गया, लागू कर दिया गया। कहा गया कि जापान ने जो कहा था वो सही है और इस तरह की चीजें होनी चाहिए। इसका महत्व क्या है, ये खनिज आधुनिक तकनीकी और हरित ऊर्जा, यानी हरित ऊर्जा की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी,
कि रीढ़ की हड्डी है, यानी कि इनसे ही हो सकता है। अब भैया जब तक जर्मेनियम में सिलिकॉन नहीं होगा सोलर पैनल कैसे बनेगी, लिथियम आयन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए बैटरी कहां से बनेगी, और ये बैटरीज नहीं बनेंगी तो फिर आगे आप काम कैसे कर सकते हो। ढेरों मोबाइल आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, टीवी होती है, इनमें इन्हीं सब चीजों की चिप्स लगी होती हैं। ये अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो आप इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप यूज नहीं कर सकते हो तो डिजिटल दुनिया से बाहर हो, ठीक है। इस वजह से क्या कहा गया कि आप इनको मुख्य रूप से हरित ऊर्जा के लिए काम हो, और ये रीढ़ की हड्डी तभी कही जाती है आधुनिक तकनीकी की जिनके इनके बिना सोलार पैनल या बैटरी बनाना असंभव है, ठीक है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि खनिज सभी देशों के लिए निष्पक्ष रूप से उपलब्ध हो, यानी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो रिसोर्सेज हैं सभी को बराबर बांटना चाहिए। अब जो जैसा यूज कर पाए वो उसके लिए वैसा माना जाएगा। नेक्स्ट, भारत की भूमिका क्या है। भारत ने एक बार फिर से इस तरह की चीजों को क्या किया, समर्थन किया कि भारत ने कहा कि हाँ भाई जो महत्वपूर्ण कार्य योजना है वो सही है, सभी को बराबर बांटना चाहिए। जापान ने पहले भी इस पर डिस्कशन किया था, हम लोग अब फिर से डिस्कशन कर रहे हैं और इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। खैर ये तो दूसरा पॉइंट हुआ, अभी तीसरा पॉइंट बाकी है। तीसरा पॉइंट क्या बोला गया, राइस साझेदारी को मजबूत करना। राइस साझेदारी क्या है, रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन एनहांसमेंट। ये क्या होता है भैया, जिसे यूएन ने क्या कहा, यूएन ने कहा कि पूरे जो विश्व है, विश्व को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि अगर किसी को कोई जरूरत पड़ती है तो दूसरा देश उस पर क्या करे, उसको आसानी से किसी भी चीज की जो जरूरत है उसको अवेलेबल करा सके। इससे क्या होगा, मानवीय जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी और किसी भी प्रकार से लोगों को जो जरूरतमंद चीजें हैं वो आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। तो एक राइस प्रॉब्लम शुरू की गई। तो इसको जो शुरू किया गया था यूएन ने बताया, लेकिन विश्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया। विश्व बैंक ने राइस सप्लाई चेन को स्टार्ट किया। इसके माध्यम से जितने भी देश हैं जो विश्व बैंक के अंतर्गत हैं, वो जिन चीजों की जरूरत है, आकस्मिक जरूरत, वो कहीं ना कहीं से आसानी से गेट कर सकते हैं इस चेन के माध्यम से। तो आपूर्ति श्रृंखला इससे क्या होगी, मजबूत रहेगी। अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं कोविड में, तो कोविड-19 के दौरान वैक्सीन की जरूरत थी, तो आपने देखा होगा कि ढेर सारे देशों को इंडिया ने फ्री में दिया था। तो इंडिया ने फ्री में दिया था वो बात अलग है, लेकिन फ्री में देने के साथ साथ वो क्यों भी दिया था, क्योंकि भैया हम विश्व बैंक की या यूएन चार्टर की बात को मानने के लिए बाध्य भी होते हैं। तो राइस चेन में हमको भी शामिल होना है। तो यह आपूर्ति महत्व क्यों है, आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली है जिसके माध्यम से खाना, दवाइयां या अन्य तकनीकी एक देश से दूसरे देश में क्या होंगी, आपस में पहुंचाई जाएंगी या फिर उन तक दी जाएंगी, जिसको जरूरत है उसी के लिए पहुंचाई जाएंगी। अगर यह कमजोर हो जाती है, जैसे कि ये चेन कमजोर हो जाती है, राइस चेन कमजोर हो जाती है, तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हम लोगों ने कोविड में देखा, तो कोविड में ये चेन कमजोर हो गई थी, लोग अपने अपने रिसोर्सेज को अपने यूटिलाइजेशन के लिए बचा रहे थे, तो उस दौरान ये क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। तो इस बार G7 में कहा गया इसको कमजोर नहीं होने देना है, किसी भी तरीके से चेन सप्लाई को क्या करना है, एनहांस करना है, बढ़ावा देना है, ताकि मानवीय कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। नेक्स्ट है प्रवासी तस्करी को रोकने के लिए G7 का गठबंधन। अब देखो, आपने तस्करी आपको तस्करी पता होगा, तस्करी का मतलब होता है ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग कई प्रकार की होती है, जैसे ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है, एनिमल ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है, आर्म्स की, वीपन्स की ट्रैफिकिंग होती है, उसी तरह ह्यूमंस की भी ट्रैफिकिंग होती है। तो G7 में कहा गया कि किसी भी प्रकार से मानवीय तस्करी को आप क्या करो, रोको, ये गलत है। ये ह्यूमन राइट कमीशन ने भी कहा है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर दबाव भी पड़ता है, और ऐसे देश जो इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं उन पर क्या किया जाए, कई कड़े नियम कानून लगाए जाएं या फिर उन पर ढेर सारे सैंक्शंस भी लगाए जाएं, जिसके माध्यम से वैश्विक स्तर पर मानवीय तस्करी को किसी न किसी तरीके से पूर्ण रूप से खत्म किया जाए, ना कि कंट्रोल किया जाए। तो यह योजना मानवीय तस्करी को रोकने के लिए है, जिसमें अपराधी प्रवासियों का शोषण करते हैं, अपराधी प्रवासियों का शोषण करते हैं। G7 ने 2024 में इसके लिए कार्य योजना भी बनाई थी। तो ये चौथा पॉइंट है, प्रवासियों से संबंध में है। इसका महत्व क्या है, महत्व, प्रवासी तस्करी खतरनाक और अमानवीय हो जाते हैं। इसके माध्यम से क्या होता है, जो अपराधी होते हैं वो प्रवासियों पर कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा शोषण करते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं कि उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। कुछ समय के बाद उनको मार दिया जाता है, या फिर बंधुआ मजदूर बनाकर काम किया जाता है, या फिर कई अलग अलग तरीके से उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है, जो नहीं होना चाहिए।
पांचवा है, पांचवा टीएनआर के बारे में बात करते हैं। टीएनआर क्या है? टीएनआर सिस्टम जो होता है ट्रांसलेशन सिस्टम से मतलब है, इसका ट्रैप न्यूट्रल रिटर्न का मतलब होता है। ये क्या है? टीएनआर को थोड़ा सा इन्होंने इस बार निंदा की है या फिर गलत ठहराया है। ये भी मानवीय संरचना से या मानवीय समाज की अवधारणा से संबंधित है, और कहीं ना कहीं से ये क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। जब कोई देश अपने नागरिकों को, अपने उस देश के नागरिकों को विदेश में डराता है, परेशान करता है या नियंत्रित करता है, यदि कोई व्यक्ति इंडिया का है और वो जाकर के विदेश में रहता है, उसके बावजूद भी इंडिया क्या करे, उस आदमी को डराए, धमकाए या कंट्रोल करे, इसे बोलते हैं टीएनआर सिस्टम। तो ये गलत होता है। वो मानव जिसने उस देश को छोड़ दिया है या फिर दूसरे देश में सेटल हो गया के बावजूद भी उस देश के कारण, जिस देश से वो जुड़ा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, ये एक गलत तरीका होता है। इस तरह की चीजों को पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए या फिर खत्म करना चाहिए। ये G7 में बात की गई। क्यों? क्योंकि लोगों को आजादी और सुरक्षा ये उनके लिए महत्व चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, और किसी भी देश में लोगों को ये मिलनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इस बार कहां हुई है? कनाडा में हुई। तो कनाडा ने भी कुछ चीजें अपने पक्ष में रखी होंगी कि नहीं रखी होंगी। कनाडा ने एक सिस्टम शुरू किया है, G7 में बताया, गवर्नमेंट एआई ग्रेड सिस्टम शुरू किया गया है। ये क्या है? अब कनाडा ने एक एआई बनाया है जिसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि हम सरकारी सेवाओं में, ऐसी सेवाएं जो सरकारी सेवाएं हैं यानी सरकार के द्वारा लागू होती है, चालू होती है, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, को और बेहतर बना सकते हैं इस एआई के माध्यम से, गवर्नमेंट एआई के माध्यम से। इसके माध्यम से क्या होगा? कनाडा एक लैब शुरू करने जा रहा है जिसको बोलते हैं रैपिड सॉल्यूशन लैब शुरू करने जा रहा है। इससे अगर किसी भी प्रकार की एआई में भी दिक्कत आती है या फिर किसी क्षेत्र में दिक्कत आती है तो उसको सॉल्व किया जाएगा। और एआई क्या करेगा? एआई गवर्नमेंट की जितने भी काम है उनको और इजी कर देगा। लोग गवर्नमेंट के जितने काम है, सरकारी काम है, उनका ज्यादा से ज्यादा कम समय में बेहतर उपयोग कर सकेंगे। तो ये G7 में बताया, कनाडा ने बताया। महत्व क्या है? एआई सरकारी काम को तेज और बेहतर बना सकता है, ये बात तो सही है, तथा यह संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट को प्रभावित करता है। देखो, संयुक्त राष्ट्र ने एक बार क्या कहा था? ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट सिस्टम लाना चाहिए, प्रस्तावित किया था, जिसके माध्यम से क्या कहा था संयुक्त राष्ट्र ने कि डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने से क्या होगा? शासन और सही होगा, वैश्विक स्तर का ढांचा सही होगा, सरकार ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदार होंगी, सरकार ज्यादा से ज्यादा उत्तरदायित्व वाली बनेंगी, और इससे क्या होगा? लोगों को यानी उस देश के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सेवाएं आसानी से मिल सकती हैं। अब जैसे कि भारत में बात की जाए तो भारत में अगर एआई सिस्टम के बारे में बात करें तो अगर हम एआई सिस्टम को टीचिंग सेक्टर में या फिर मेडिकल सेक्टर में या फिर ढेर सारे और भी गवर्नमेंट के सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में ला देते हैं तो हमारे लिए फायदेमंद होगा। एग्जांपल के रूप में जैसे रेलवे में अभी तक आप क्या देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बिना टिकट के भी जा सकता है, एंट्री कर सकता है। अगर चला गया ट्रेन में तो अगर टीटी ने नहीं पकड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर आराम से निकल जाएगा। हम एआई या कंप्यूटर के माध्यम से क्या करते हैं? ट्रेन में ही ऐसी चेकिंग पॉइंट्स को लगा सकते हैं जिसके माध्यम से अगर बंदा एंट्री कर रहा है, एग्जिट कहां कर रहा है, उसको आसानी से पता चल जाएगा, या ट्रेन उसको बता देगी, या फिर वहां की उसको आसानी से मालूम हो जाएगा। या फिर अगर वो गलत ज्यादा ट्रेन दूरी जा रहा है तो उसको उतना चार्ज देना पड़ेगा। ये एआई तकनीकी से हम ला सकते हैं। तो इस तरह की चीजें क्या होगी? गुड गवर्नेंस का अच्छा एग्जाम्पल बनती है और सुशासन अच्छे से चलता है। ठीक है, तो इसको कनाडा ने इस बार प्रस्तावित किया कि कनाडा ने कहा कि हम अपने सरकारी क्षेत्रों में, कनाडा अपने सरकारी क्षेत्रों में एआई सिस्टम को एप्लीकेबल करना चाहता है। इसके बाद मोदी जी जब गए तो मोदी जी ने एक्चुअल में क्या किया? कुछ मोदी जी ने किया भी कि ऐसे लौट आए या फिर भारत को बोलने का वहां मौका मिला? तो हाँ, भारत को बोलने का मौका मिलता है। एक होता क्या है? आउटरीच मंच होता है जिसमें जो लोग, जो देश G7 के नहीं है उनको भी कहा जाता है कि भाई साहब आइए, आप अपनी बात रखिए, आप किस उद्देश्य को लेकर के आए हैं कि हम यहाँ पर आए हुए हैं तो हमारा ये उद्देश्य प्राप्त हो या पूर्ति हो। तो इस बार मोदी जी ने बात की, जो मोदी जी ने मुख्य रूप से क्या बात की है? टेररिज्म के अगेंस्ट बात की है। उन्होंने कहा कि टेररिज्म के अगेंस्ट बात करिए, और इससे क्या होगा? साउथ एशिया के या ग्लोबल साउथ पे बात होगी। यानी कि अगर आतंकवाद पर हम बात करेंगे तो आतंकवाद का खात्मा जब होगा तो साउथ एशिया जो है वो वैश्विक स्तर पर निखर के आएगा, या फिर सही होगा, या फिर हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं वैश्विक स्तर पर साउथ एशिया का एक नाम होगा। ठीक है, चलिए
इस पर बात करते हैं मोदी जी ने क्या कहा। तो मोदी जी ने इस पे कुछ खास क्वेश्चन उठाए, बताए या फिर क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम बात कर सकते हैं, पहला मोदी जी ने G7 में आउटरीच सत्र में कहा कि पहली बात, क्या देश आतंकवाद को तब तक गंभीरता से नहीं लेंगे जब तक उसका स्वयं शिकार नहीं हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको बताते हैं, एक समय था जब अमेरिका को इंडिया कहता था कि आतंकवाद था, तो ट्रंप टावर अटैक, सॉरी ट्विन टावर अटैक के पहले कहा जाता था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और अमेरिका कहता था कि आतंकवाद नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसके बाद जब से आतंकवाद यानी कि वहां पर भी आतंकवादियों का हमला हुआ, तब जाकर के उन्होंने इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के अगेंस्ट, इस्लामिक आतंकवाद के अगेंस्ट उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया और बातचीत करने शुरू की। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो अभी इसराइल को बात कर लेते हैं। इसराइल भी जब फिलिस्तीनियों से परेशान हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं कि वहां पर जो मोसाद, वहां की जो फिलिस्तीन में भी ढेर सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं, उन्होंने इजराइल को परेशान किया, तो एक्शन इजराइल ने लेना शुरू किया। अभी तो ईरान में भी अच्छे से ले रहा है। हो सकेगा कोशिश करूंगा मैं एक ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का एक सेशन लूंगा। ठीक है, तो यहां पर मोदी जी ने कहा कि अगर किसी देश में जब आतंकवादी जाकर के उसको प्रभावित करेंगे नकारात्मक तरीके से, तभी क्या आप आतंकवाद की परिभाषा देंगे या आतंकवाद के खिलाफ बोलेंगे, या उसके पहले भी बोलेंगे। पहली चीज तो ये हुआ। दूसरा कहा गया आतंकवादियों और उनके शिकारों को एक जैसा क्यों माना जाता है। देखो, कहा गया, मोदी जी ने कहा कि भाई साहब अगर हम आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो कुछ लोग कहते हैं गलत है, ये नहीं करना चाहिए, वायलेंट एक्शन नहीं लेना चाहिए था। जैसे कि हम लोग ढेर सारी एयर स्ट्राइक कर चुके हैं पाकिस्तान पर, या सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की हैं, म्यांमार स्ट्राइक्स भी की हैं हम लोगों ने। तो कहा जाता है कि भैया इस तरह का तरीका नहीं अपनाना चाहिए था, लोगों को मार दिया या फिर XYZ कर दिया। तो मोदी जी ने कहा कि अगर हम उनका शिकार भी करते हैं तब भी हमको आतंकवादियों की तरह ट्रीट, या फिर किसी भी देश को आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जाता है, ये भी एक गलत तरीका है। या तो आप ट्रीट करने का दूसरा सॉल्यूशन ढूंढिए, या फिर जिस तरह से कर रहे हैं उसको आप लोग प्रमोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2, तीसरा, क्या वैश्विक संस्थाएं आतंकवाद को चुपचाप देखती रहेंगी? जो ग्लोबल लेवल पर बड़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्या प्रतिक्रिया होगी? जैसे G7 खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व की सबसे पावरफुल अर्थव्यवस्था वाले देश या फिर विकसित देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसके मेंबर हैं। तो कहा गया कि क्या ये लोग केवल देखते रहेंगे आतंकवाद को, या वैश्विक स्तर पर देखने के साथ साथ इस पर कुछ एक्शन भी लेंगे? एग्जीक्यूट अगर करना है तो उस पर बताइए किस तरह से किया जाए। तो ये मेन 3 क्वेश्चन थे, और तीनों क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं, वो है क्या? टेररिज्म, टेररिज्म और टेररिज्म। इसको इनडायरेक्टली अगर हम बोल सकते हैं तो कहीं ना कहीं से मोदी जी ने कनाडा में पल रहे खालिस्तानियों के खिलाफ भी इस तरह के संकेत दिए कि ये लोग भी कहीं ना कहीं से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं से भारत के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये G7 का इस बार की मीटिंग रही। G7 में मुख्य रूप से 6 परिणाम निकले जो हम लोगों ने पढ़े हैं। पहला परिणाम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो जंगलों की आग से संबंधित है, जिसको COP26 में दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि किसी भी तरह से 2030 तक जंगलों में लगने वाली आग को और उसकी भूमि को सुरक्षित किया जाए, जिससे पर्यावरण बचे। दूसरा, किस तरह से रेयर अर्थ मिनरल्स को या इंपॉर्टेंट मिनरल्स को किस तरह से यूज में लाया जाए। तीसरा, राइस को किस तरह से प्रमोट किया जाए ताकि कनेक्टिविटी लगातार बढ़ी रहे और आपूर्ति श्रृंखला बंद ना हो। चौथा, किसी भी तरीके से प्रवासी तस्करी को किस तरह से रोका जाए जो गलत है। इसके साथ साथ PNR सिस्टम को गलत बताया गया। उसके बाद जो कनाडा ने गवर्नमेंट AI सिस्टम को जो अप्लाई किया है उसके बारे में उन्होंने बताया। तो ये सारी की सारी चीजों पर हम लोगों ने डिस्कशन की। फिर हम लोगों ने मोदी जी ने अपने क्वेश्चंस रखे आउटरीच सम्मेलन में, उस पर भी बात की है। तो ये जो सेशन है मुख्य रूप से G7 से संबंधित है, जो 2025 में इसकी अभी हाल में मीटिंग हुई कनाडा में। तो ये इतना है। इसमें प्रीलिम्स के जो पॉइंट्स हैं आप उनको अलग कर सकते हैं, मेंस के जो पॉइंट्स हैं आप उनको अलग कर सकते हैं, और एक अच्छा सा अपना आंसर बना करके रख सकते हैं, ताकि G7 में आगे भी अगर पूछा जाए तो इससे संबंधित में पूछ सकते हैं। RO में मेंस में भी आ सकता है आराम से क्वेश्चन, या फिर आप टेररिज्म है तो टेररिज्म में भी G7 को इंक्लूड कर सकते हैं। किस तरह से मोदी जी ने क्वेश्चन पूछे G7 में जाकर के एज आउटरीच मेंबर, UPPSC की मेंस में तो पूछे ही जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, जो अभी शुरू हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आते भी हैं। इनको आप नोट डाउन करिए, याद करिए, लिखिए। इस तरह के सेशंस, इंपॉर्टेंट सेशंस मैं लगातार देता रहूंगा।
आज के लिए ये सेशन अभी कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।